प्यारे बच्चों, आज मैं ईश्वर सिंह, प्राध्यापक राजनीतिक शास्त्र, शिक्षा विभाग हरियाणा, आपको विषय राजनीति शास्त्र, अध्याय राजनीतिक विकास, उप विषय राजनीतिक विकास का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, विभिन्न पक्ष, उपयोगिता, आलोचना तथा निष्कर्ष अपने इस व्याख्यान नंबर 3 में बताऊंगा। सबसे पहले इस व्याख्यान का अक्षेत्र, भूमिका, विकास का अर्थ व परिभाषा, विकास का उद्देश्य, विकास के विभिन्न पक्ष, राजनीतिक विकास का अर्थ व परिभाषा, राजनीतिक विकास पर लुसियन पाई के विचार, राजनीतिक विकास की अवधारणा, राजनीतिक विकास की अवधारणा की आलोचना, राजनीतिक विकास की उपयोगिता व निष्कर्ष। प्यारे बच्चों, इस व्याख्यान का उद्देश्य इस प्रकार से है। इस व्याख्यान का उद्देश्य 12वीं कक्षा के छात्रों को राजनीतिक विकास के बारे में जानकारी देना है तथा बच्चे इस व्याख्यान से यह जान सकेंगे कि विश्व में राजनीतिक विकास कैसे, क्यों तथा कब हुआ। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसकी भूमिका। परिवर्तन जीवन का आधार है। परिवर्तन व्यक्तिगत, स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता रहता है। किस देश में विकास हो चुका है या हो रहा है, यह अंतर करना कठिन है। फिर भी जिन देशों में विकास पूर्ण रूप धारण कर चुका है, उन देशों को विकसित देश कहा जा रहा है या कहा जाता है, और जिन देशों में अभी भी विकास की प्रक्रिया चल रही है या जो देश अभी भी विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं, उन देशों का विकासशील देश या उभरते हुए राष्ट्र कहा जाता है। विकास चाहे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में हो, राज्य का विकास कहा जाएगा। विकास की अवधारणा का संबंध परिवर्तन से बताया जाता है। वर्तमान भौतिकवादी युग में व्यक्ति या समाज के विकास की अवधारणा का अर्थ आर्थिक विकास से ही लिया जाता है, लेकिन राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधुनिक राजनीति शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 20वीं शताब्दी के राजनीति शास्त्र के साहित्य में प्रवेश करने वाली नवीन धारणाओं में राजनीतिक विकास की धारणा भी शामिल है। राजनीतिक विकास की अवधारणा के बारे में राजनीतिक विचारकों लुसियन पाई, आमंड और पावेल, एच जगवारवी, केनेथ आगेंस्की, आंटीगठन आदि के विचार अलग हैं। राजनीतिक विकास का अर्थ तथा परिभाषा समझने से पहले विकास का अर्थ तथा परिभाषा जानना जरूरी है, जो इस प्रकार से है। प्यारे बच्चों, विकास का अर्थ व परिभाषा। विलियम चेम्बर्स के अनुसार विकास को एक ऐसी आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था की ओर अग्रसर समझा जा सकता है जिसमें उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की अक्षमता हो जिनका उसे सामना करना पड़ता है, उसमें संरचनाओं का निवेदन और कार्यों की विशिष्टता होती है। नंबर 2, मैकेंजी का कहना है, विकास समाज में उच्च स्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूल होने की अक्षमता है। नंबर 3, अल्फ्रेड डायमेट के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के नए प्रकार के लक्ष्यों का निरंतर सफल रूप में प्राप्त करने की अक्षमता बनी रहती है। नंबर 4, लुसियन पाई का कहना है, राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण
और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उसके साथ मिलाने या उसके साथ सामंजस्य बैठाना है। नंबर 5, आमंड और पावेल के अनुसार विकास राजनीतिक संरचनाओं की अभिवृद्धि, विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लोकीकरण है। नंबर 6, एच मिटलमैन का कहना है, विकास का अर्थ सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के तरंग संगत प्रयोग की अक्षमता को बढ़ाना है। प्यारे बच्चों, उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विकास एवं निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऐसी संरचनाओं संस्थाओं का निर्माण करती है जो समाज में उत्पन्न समस्याओं का समाधान निकालने में समर्थ हो। प्यारे बच्चों, अभी विकास का उद्देश्य। नंबर 1, जीवन का स्तर। विकास का पहला और महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि लोगों के रहन सहन के स्तर का विकास हो। अगर एक नागरिक को जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी, तभी वह राजनीतिक विकास में सहायक होगा। नंबर 2, प्रकृति का दोहन। विकास का दूसरा लक्ष्य है प्रकृति का दोहन। भौतिकवादियों की यह धारणा है कि जो भी इस विश्व में है उसका जी भरकर अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और इसी में भौतिक सुख मिलता है। जब एक नागरिक भौतिक रूप से सुखी होगा तो वह राजनीतिक विकास में सहायक होगा। नंबर 3, दरिद्र या गरीब की सहायता। विकास के लिए राज्य द्वारा विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है, लेकिन विकास को वास्तविक विकास तब माना जाएगा जब इसमें दरिद्र या गरीब का विकास होगा। राजनीतिक विकास के देश के अंदर सभी वर्गों की सहभागिता जरूरी है, इसमें चाहे गरीब हो या धनी वर्ग। सरकार द्वारा योजनाओं का ज़्यादा लाभ गरीबों को दिया जाए तो वो भी राजनीतिक विकास में सहायक हो सकते हैं। नंबर 4, रोजगार उपलब्ध कराना। विकास का एक और अन्य लक्ष्य है कि देश के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना। देश में जनसंख्या की अधिकता के कारण बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए सरकार के लिए यह ज़रूरी है कि विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेरोजगारी को दूर करना चाहिए। जब सभी लोगों को रोजगार मिल जाएगा तभी वह राजनीतिक विकास में सहायक होगा। नंबर 5, लोकतंत्र का विकास। विकास का एक अन्य लक्ष्य है लोकतंत्र के लिए विकास में सहायता करना है और लोकतंत्र का विकास राजनीतिक विकास में सहायक है। लोकतंत्र में विकास जन सहयोग से होता है। लोकतंत्र में विकास के लिए देश के सभी लोग सहयोग करते हैं, जबकि तानाशाही देशों में ऐसा नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि देशों के अंदर लोकतंत्र का विकास होना चाहिए, तभी राजनीतिक विकास हो सके। विकास के विभिन्न पक्ष। नंबर 1, सामाजिक विकास। समाज का विकास धीरे धीरे हुआ। समाज में विकास प्राचीन समाज में परिवर्तन होता है। समाज में सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना, जाति पाति की भावना को दूर करना, सामाजिक समानता स्थापित करना, धार्मिक भेदभाव को दूर करना, सार्वजनिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य की सुविधाएं तथा मकान की सुविधाएं तथा अनेक सामाजिक कुरीतियों को दूर करना आदि विकास के क्षेत्र में आती हैं।
नंबर 2, आर्थिक विकास। समाज में आर्थिक विकास भी होना जरूरी है। आर्थिक विकास आर्थिक जीवन से संबंध रखता है। आर्थिक विकास का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़े। आर्थिक विकास में और भी अन्य बातें आती हैं, जैसे उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, उद्योगों का विकास करना, आर्थिक विषमताओं को दूर करना, नई टेक्नोलॉजी का विकास करना, प्राकृतिक संसाधनों का सही रूप में दोहन करना, आदि आदि। नंबर 3, राजनीतिक विकास। प्यारे बच्चों, विकास की अवधारणा का अर्थ साधारणतः राजनीतिक विकास से जोड़ा जाता है। राजनीतिक विकास तभी माना जाएगा जब समाज के सभी वर्ग चारों तरफ से विकास करें। राजनीतिक विकास केवल लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में ही हो सकता है। प्यारे बच्चों, अभी राजनीतिक विकास का अर्थ व परिभाषा। नंबर 1, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पी बैरन, नॉर्मन एस बुनानन, बारबरा वार्ड का कहना है कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्व आवश्यक राजनीतिक शर्त है। इनका कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के लिए आवश्यक व्यवस्था है। नंबर 2, वाल्ट डब्ल्यू रोस्टो का विचार है कि राजनीतिक विकास विशेष रूप से औद्योगिक समाजों को राजनीति के रूप में लिया है। इसका अर्थ यह है कि औद्योगिक विकास का विशेष राजनीति ही राजनीतिक विकास का दूसरा नाम है। नंबर 3, एस.एम. लिप्सट, जेम्स एस. कोलमैन तथा कार्ल ड्यूस के विचारों के अनुसार राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण है। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक विकास तभी संभव है जब राजनीतिक आधुनिक तरीके से अपनाई जाए। नंबर 4, के.एच. सिल्बर्ट, विलियम बेकार्ड तथा एडवर्ड ए. शिला के विचारों के अनुसार राजनीतिक विकास राष्ट्रीय राज्य के संचालन से है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय राज्य के रूप में राजनीतिक जीवन को तथा आधुनिक राष्ट्रीय राज्य के कार्यों को पूर्ण करना हो राजनीतिक विकास कहलाता है। नंबर 5, टालकोट, पैसेंजर, मैक्स वेबर तथा ए.एम. हेंडरसन के विचारों के अनुसार प्रशासनिक तथा कानूनी विकास हो, उधर ही राजनीतिक विकास होगा। नंबर 6, एकरसन, होलिस्ट, आर्सन स्टैंड के अनुसार देश के लोगों की विशाल सतह पर गतिशीलता तथा सहभागिता ही राजनीतिक विकास कहलाता है। नंबर 7, जे.आर. पैनक तथा जोसेफ ला पैलम्बारा के अनुसार लोकतंत्र का निर्माण ही राजनीतिक विकास है। कहने का मतलब यह है कि लोगों में लोकतंत्रीय भावना के विकास तथा उसमें सहभागिता तथा लोकतंत्र के निर्माण में लोगों की ज़्यादा भागीदारी ही राजनीतिक विकास कहलाती है। नंबर 8, कुछ लेखकों के द्वारा राजनीति में स्थिरता तथा नियमित परिवर्तन ही राजनीतिक विकास है। नंबर 9, कुछ विचारकों के अनुसार राजनीति में गतिशीलता तथा शक्ति ही राजनीतिक विकास है। नंबर 10, कुछ विचारकों के अनुसार देश की सामाजिक परिवर्तन की बहुपक्षीय विधि से राजनीतिक विकास केवल एक ही पक्ष है। इसका अर्थ यह है कि विकास के किसी भी रूप को सामाजिक परिवर्तन की विधि से अलग करके ठीक रूप में नहीं माना जा सकता। नंबर 11, लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की उपरोक्त व्याख्याओं को अधूरा माना है।
उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में अपने विचार व्यक्त किए हैं। पाई के अनुसार समानता, सामर्थ्य, विभिन्नता तथा विशेषीकरण को राजनीतिक विकास का प्रमुख विशेषता बताया है। राजनीतिक विकास पर लुसियन पाई के विचार। प्यारे बच्चों, लुसियन पाई ने अनेक विचारकों द्वारा उपरोक्त राजनीतिक विकास के बारे में कई भी बातों का तर्क के साथ में परीक्षण करके उनकी कमियां बताई हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त है। पाई के अनुसार यह परिभाषा इसलिए उचित नहीं है क्योंकि तीसरी दुनिया में तेज गति से विकास होने पर भी उसकी गति से राजनीतिक विकास नहीं हुआ। नंबर 2, राजनीतिक विकास औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीतिक स्थिति को राजनीतिक विकास माना गया है, लेकिन पाई के अनुसार 20वीं शताब्दी में पश्चिमी देशों और रूस सहित दुनिया के दूसरे कम्युनिस्ट या साम्यवादी देशों में औद्योगिकरण होने के बावजूद उनके राजनीतिक विकास की गति और स्वरूप एक जैसा नहीं रहा है। नंबर 3, राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में बताया गया है, लेकिन पाई ने इसको भी सही नहीं माना। उसके अनुसार दुनिया के सभी देशों के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि आदि एक जैसी नहीं रही है, अतः उनका आधुनिकीकरण का स्तर और स्वरूप एक जैसा नहीं हो सकता। इस प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण को राजनीतिक विकास का मापदंड नहीं माना जा सकता। राजनीतिक विकास राष्ट्रीय राज्य के क्रियाशील होने को बताया गया है, लेकिन पाई के अनुसार राष्ट्रवाद राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक होकर भी पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि नागरिकता की श्रेष्ठ भावना को राष्ट्रवाद की भावना में बदला जाए तथा राजनीतिक विकास से राष्ट्र का विकास हो सके। नंबर 5, राजनीतिक विकास का अर्थ कुछ विचारकों ने प्रशासनिक और कानूनी विकास बताया है, लेकिन पाई का कहना है कि अगर प्रशासन पर आवश्यकता से ज़्यादा बल दिया गया तो शासन व्यवस्था में असंतुलन पैदा हो जाएगा, जिससे राजनीतिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नंबर 6, राजनीतिक विकास जिस देश में आम जनता राजनीतिक मामलों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है, लेकिन पाई का कहना है कि इसमें जनता की भावनाओं को अगर सार्वजनिक व्यवस्था के साथ संतुलित न किया जाए तो राजनीतिक विकास नहीं हो सकता। नंबर 7, लोकतंत्र की स्थापना और विकास को राजनीतिक विकास कई विचारकों द्वारा कहा गया है, लेकिन पाई का कहना है कि लोकतंत्र कुछ जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ सिद्धांत है, जबकि विकास पूरी तरह मूल्य रहित होता है। नंबर 8, राजनीतिक विकास को कुछ विद्वानों ने सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के स्थायित्व को माना है, लेकिन पाई ने इसमें भी कमी बताई है तथा कहा है इसको पूरी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस समाज में राजनीतिक प्रक्रिया तथा सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों को विवेकपूर्ण व उद्देश्यपूर्ण तरीकों से नियंत्रित और निर्देशित हो पाती है, केवल वहीं पर राजनीतिक विकास की मौजूदगी कही जा सकती है। नंबर 9, जैक्स एस कोलमैन और जी.ए. आमंड ने राजनीतिक विकास को गतिशीलता तथा शक्ति बताया है, लेकिन पाई ने कहा है
कि यह धारणा ठीक नहीं है। इसमें केवल लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं वाले देशों का ही अध्ययन किया जा सकता है, किंतु गैर लोकतांत्रिक या तानाशाही शासन वाले व्यवस्था वाले देशों के राजनीतिक विकास की सही जानकारी वह नहीं दे सकती। प्यारे बच्चों, नंबर 10, कुछ विचारकों ने राजनीतिक विकास का अर्थ बताते हुए उसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के पहलुओं से संबंध बताया है, लेकिन पाई ने इन विचारों को भी नहीं माना तथा कहा है कि इनकी कुछ अपनी सीमाएं होती हैं। प्यारे बच्चों, ऊपर दिए गए सभी दृष्टिकोणों की समीक्षा करने के उपरांत लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास का जो विश्लेषण किया है और उसने पाया है उसके 3 लक्षण समानता, अक्षमता तथा विशेषीकरण उसके अंदर बताए हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, समानता। राजनीतिक विकास में इस बात की उपेक्षा की जाती है कि अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था में वहाँ के जनसाधारण की सक्रिय भागीदारी हो, कानून का स्वरूप सार्वभौमिक हो और राजनीतिक पदों पर की जाने वाली भर्ती के कार्य संपन्नता का मापदंड हो। नंबर 2, अक्षमता। अक्षमता में वृद्धि विकास के सूचक है। इसका सीधा संबंध कार्यों, नीतियों और सेवाओं से है। अक्षमता का अर्थ सार्वजनिक नीतियों को लागू करने में प्रभावशीलता और कार्यकुशलता से है। नंबर 3, विशेषीकरण। राजनीतिक विकास नई नई संस्थाओं की स्थापना पर जोर देता है और मांग करता है कि प्रत्येक कार्य के लिए अलग संस्था हो ताकि कुशलता आ सके। लुसियन पाई का मत है कि विकास की कड़ी की उपर्युक्त तीनों लक्षण कहीं पूरक तो कहीं परस्पर विरोधी रूप में होती है। ऐतिहासिक रूप से प्रवृत्ति सामान्यता यही रही है कि समानता की मांगों, अक्षमता की मांगों और विशेषीकरण की प्रक्रियाओं के बीच काफ़ी खींचातानी रही है। इस प्रकार से राजनीतिक विकास की समस्याएं राजनीतिक संस्कृति, सत्ताधारी रूप, रचनाओं और सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाओं की समझों के चारों ओर चक्कर लगाती है। प्यारे बच्चों, अभी है राजनीतिक विकास की अवधारणा। परिवर्तन जीवन का आधार है। समाज में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विकास कहा जाता है, लेकिन समाज में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। राजनीतिक परिवर्तन उनमें से एक है। राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को राजनीतिक विकास की संज्ञा दी जाती है। इसलिए डेविस तथा लेविस ने कहा है, राजनीतिक संस्थान बदलते हैं और राजनीतिक मूल्य भी बदलते हैं। कुछ समाजों में परिवर्तन क्रांतिकारी तरीके से आता है और कुछ में यह सहज ढंग या विकासवादी प्रक्रिया से आता है। अतः राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच आने वाले परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए राजनीतिक विकास की धारणा का विकास किया गया है। लुसियन पाई, आमंड, कोलमैन, रिग्स और माइनर विनर, डेविड एप्टर, एसपी अंटिगन, रॉबर्ट टी होल्ट, एसन लिप्से, सिडनी वर्बा आदि विचारकों ने ऐसी अवधारणा के प्रयोग में लगे जो विकास की संपूर्णता के संदर्भ में नए राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक हो। इन विचारकों ने राजनीतिक विकास की अवधारणा का प्रयोग इस प्रकार किया जिससे राजनीतिक परिवर्तनों को समझा जा सके। प्यारे बच्चों, अभी है राजनीतिक विकास की अवधारणा की आलोचना। राजनीतिक विकास की अवधारणा की आलोचना अनेक विचारकों ने इस प्रकार से की है। नंबर 1, सिद्धांत निर्माण संभव नहीं। राजनीतिक विकास की अवधारणा में इतनी त्रुटियां हैं कि सिद्धांत निर्माण संभव नहीं है।
सिद्धांत निर्माण करना केवल विकास की अवधारणा में कठिनाई नहीं है, बल्कि अन्य अवधारणाओं में भी यह कठिनाई पाई जाती है। इस प्रकार कई प्रकार की कठिनाइयों के कारण अभी तक विकास के सिद्धांत का निर्माण नहीं हो सका। नंबर 2, राजनीतिक पतन के अध्ययन का अभाव। राजनीतिक विकास की अवधारणा की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इसमें राजनीतिक पतन की व्यवस्था का अभाव है। राजनीतिक विकास ने सभी तत्वों का सहयोग होता है तथा राजनीतिक मूल्य विकसित हो जाते हैं और उपलब्धि भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी विभिन्न स्थितियों में गिरावट या कमी आ सकती है। यही राजनीतिक पतन कहलाता है। अतः यह सोचना कि राजनीतिक विकास पीछे ना जा सकने वाली प्रक्रिया है, गलत है, बल्कि राजनीतिक पतन होता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। नंबर 3, भ्रमोत्पादक। प्यारे बच्चों, राजनीतिक विकास की तीसरे आधार पर आलोचना की जा सकती है कि यह भ्रम पैदा करने वाला है, क्योंकि इसमें विचारक राजनीति में संबंध रखने वाली सभी चीज़ों को आधुनिकता में शामिल कर लेते हैं, जो कि गलत है। नंबर 4, अस्पष्ट अवधारणा। राजनीतिक विकास की अवधारणा में विचारकों ने अनेक तथ्यों पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने हिंसा, क्रांति, राजनीतिक अधिकार, स्वतंत्रता, नेतृत्व आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विचार नहीं किया गया। इसी कारण यह अवधारणा अस्पष्ट बन गई है। नंबर 5, व्याख्या व लक्षणों की सहमति का अभाव। राजनीतिक विकास की अवधारणा की व्याख्या और लक्षणों को लेकर विचारकों में सहमति का अभाव है। प्रत्येक विचारक ने अपने अपने विचार के अनुसार राजनीतिक विकास की अवधारणा का अर्थ तथा परिभाषा दी है। उदाहरण के तौर पर मंद गति से आधुनिकीकरण की कीमत हिंसात्मक क्रांति की अपेक्षा अधिक हो सकती है। राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। नंबर 6, जनता का असहयोग। कोई भी काम जनता के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। राजनीतिक विकास के बारे में भी यह सच है कि जनता राजनीतिक और विचारकों को संदेह की नज़र से देखती है, अतः सहयोग प्रदान नहीं करती और राजनीतिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। प्यारे बच्चों, अभी है राजनीतिक विकास की उपयोगिता। नंबर 1, राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन में सहायक। राजनीतिक विकास के दृष्टिकोण से विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन करने में सहायता मिलती है। आमंड तथा पावेल का कहना है कि तकनीकी परिवर्तन और संस्कृति विसरण से राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन राजनीतिक विकास का संकेत है। इस प्रकार से इसका सहारा लेकर राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता है। नंबर 2, राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण में सहायक। राजनीतिक विकास की अवधारणा से राजनीतिक व्यवस्थाओं का उनके अतीत के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। भूतकाल में समस्याओं का किस प्रकार सामना तथा उसका समाधान तथा भविष्य में आने वाली समस्या का सामना किस प्रकार होगा, इससे पता लग जाता है। अतः अतीत के राजनीतिक विकासों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जा सकता है। नंबर 3, राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में सहायक। प्यारे बच्चों, राजनीतिक विकास की तीसरी उपयोगिता यह है कि यह राजनीतिक व्यवस्थाओं के अर्थपूर्ण मानदंडों के आधार पर तुलना करने में सहायक सिद्ध होता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के अर्थपूर्ण मानदंडों के आधार पर तुलना करने में
सहायक सिद्ध होता है। राजनीतिक विकास को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तत्वों द्वारा मापा या तुलना की जा सकती है। अतः एक प्रकार से लक्षण वाली राजनीतिक व्यवस्था का दूसरे प्रकार की लक्षणों वाली व्यवस्था से तुलना की जा सकती है। नंबर 4, राजनीतिक व्यवस्थाओं के समानीकरण में सहायक। प्यारे बच्चों, राजनीतिक विकास की अवधारणा का केवल एक सिद्धांत प्रस्तुत करने में सक्षम सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन इसने राजनीतिक व्यवस्थाओं के समानीकरण में भी सहायता की है। इस प्रक्रिया में राजनीतिक विकास के संकेतकों, निर्धारकों, वर्गीकरण, तुलना तथा अन्य विकासों से संबंध आदि में सहायता की है। नंबर 5, एक कड़ी का कार्य। राजनीतिक विकास की अवधारणा के दृष्टिकोणों, व्यवहारवादी दृष्टिकोणों और क्षेत्रीय अध्ययनों के दृष्टिकोणों में एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। इसकी सहायता से इन दोनों दृष्टिकोणों के भेद को दूर किया जा सकता है। अतः राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधुनिक राजनीतिक अध्ययनों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्यारे बच्चों, निष्कर्ष इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास की अवधारणा एक राज्य में उसके राजनीतिक विकास में कितना योगदान देती है। अतः यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसने राष्ट्रवाद के पनपने में सहायता की है तथा लोकतंत्र को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी आपके लिए ये गृह कार्य है। प्रश्न नंबर 1, राजनीतिक विकास का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए। प्रश्न नंबर 2, राजनीतिक विकास की मुख्य आलोचनाएं लिखो। प्रश्न नंबर 3, राजनीतिक विकास की मुख्य उपयोगिता लिखो। प्यारे बच्चों, ये व्याख्यान इधर ख़त्म होता है। मुझे आशा है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।